नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। श्री न्यूज के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में मां की पूजा अर्चना करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप भी मां के दर्शन कर सकते हैं। भारत को पर्वों और त्योहारों का देश माना जाता है। ये एक ऐसा देश है जो दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। यहाँ नारियों को मां का दर्जा दिया जाता है। मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां के आशीर्वाद से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। आज शनिवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मां को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ये भोग लगाने से मां दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनके पूजन अर्चन से व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ता है। मां चंद्रघंटा के वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। क्योंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। इसलिए इनकी आराधना करने वालों को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिक्षक और उसकी पत्नी और बच्चियों के हत्याकांड का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने शुक्रवार की रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी चंदन वर्मा को मीडिया के सामने पेश किया और कहा कि चंदन वर्मा को गौतम बुद्ध नगर जिले में जेबर टोल प्लाजा के पास से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वहीं आगे एसपी ने बताया कि चंदन वर्मा का टीचर की पत्नी से 1.5 साल से संबंध था। गुरुवार को पहली बार आरोपी टीचर के घर आया था। शिक्षक सुनील, उसकी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारने के बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसने खुद पर गोली चलाई, लेकिन मिस हो गई और दोबारा डर के मारे गोली नहीं चला सका और वहां से भाग गया। पैगंबर और इस्लाम धर्म पर डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद एक बार फिर बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। आपको बता दें कि उनके विवादित बयानों से मुस्लिम समाज में आक्रोश है और वो सड़क पर उतारू हो गया है। अलीगढ़ में शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। मुस्लिम समाज पैदल मार्च करते हुए एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे। यहाँ पुलिस क्षेत्राधिकारी तृतीय को उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन के जिला अध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मोहम्मद साहब और कुरान शरीफ के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे मुस्लिम समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग है कि उन्हें जेल भेजा जाए। यदि जेल नहीं भेजा गया तो 1 सप्ताह के अंदर डीजीपी मुख्यालय पर जाकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर एक गाजियाबाद डासना में रहने वाला यति नरसिंहानंद, जो कई बार मुस्लिम धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुका है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो हमारे नबी पाक मोहम्मद साहब के बारे में बहुत गलत सलत टिप्पणी कर रहा है और ये कह रहा है कि आने वाले रावण और दशहरे के दिन आप रावण का पुतला न जलाएं, मोहम्मद साहब का पुतला जलाएं और उनके बारे में गंदी गंदी अभद्र टिप्पणी की हैं। उसी के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय पर ज्ञापन दे करके उसके खिलाफ संगीन धाराओं में अपराध दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने की मांग हमारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़ ने की है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव पडील में प्यार में असफल होने पर प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। आरोप है कि प्रेमी जोड़े में युवक की शादी कहीं और तय हो गई थी। आपको बता दें कि अन्य जगह शादी तय होने से युवक नाखुश था और नाखुश प्रेमी ने गुरुवार रात्रि सुसाइड कर लिया। युवक के परिजनों ने बिना पुलिस को इसकी सूचना दिए युवक का दाह संस्कार भी कर दिया। वहीं युवक की मौत की जानकारी युवती को मिलने पर युवती ने शुक्रवार सुबह आत्महत्या कर ली।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र इगलास के ग्राम पड़ील से आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई। तो परिजनों द्वारा बताया गया कि युवक की मृत्यु करंट लगने से हुई है, जिसका अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया जा चुका है। इसी जांच पड़ताल के ही दौरान एक अन्य युवती के भी गाँव में ही सुसाइड करने की सूचना प्राप्त होने पर ये जानकारी प्राप्त हुई कि युवती को उनके परिजनों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल ले जाया जा चुका है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुला करके भी जांच पड़ताल कराई गई तथा युवती की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसके शव को मोर्चरी रवाना करके पोस्टमार्टम करा लिया गया। आस्था और विश्वास का संगम तब देखने को मिलता है जब श्रद्धालु माता के चरणों में अपना मत्था टेक कर अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। जब मां दुर्गा भवानी की पूरे जनपद में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान और विदेशों में पूजा होती है। आपको बता दें कि मां भवानी अपने भक्तों का उद्धार ही नहीं बल्कि संसार में उनकी भक्ति की लीला भी अपरंपार है। जनपद फतेहपुर में माता के मानने वालों की श्रद्धा और विश्वास तब देखने को मिला जब लोगों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग जगह पर मां की मूर्ति स्थापित की। मां और भक्तों का ये संगम देखने योग्य था। वहीं ये 9 दिनों का पर्व बड़े धूमधाम से अब मनाया जाएगा। मां अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। उनका मानना है कि नवरात्रि पर्व पर मां के भक्तों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। देखिए किस तरह से मां के भक्तों ने बिजली से सजावट करके मां के दरबार को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं माता की आरती कर भक्त मां के 9 रूपों के दर्शन कर जयकारे लगाते नजर आए। फतेहपुर सीकरी में होटल पर खाना खाने गए सिपाही पर शराबियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि पास के होटल से चाकू लेकर सिपाही पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। वहीं सिपाही के सिर सहित शरीर पर चाकू से कई वार किए गए। बताया जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी के एक होटल के सामने कुछ शराबी ऑटो चालक को पीट रहे थे। उसी दौरान सिपाही ने मना करने पर दबंगों ने ऑटो चालक को छोड़ के सिपाही पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो बुरी तरह घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची भीड़ ने सिपाही को बचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास खनन अधिकारी ने कादर चौक गांव के थाने के सामने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली बालू से ओवरलोड थे। इस दौरान ओवरलोडिंग के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि तृतीय तिथि के अवसर पर देवी के इस तीसरे रूप के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं वाराणसी में रात से ही भक्त माता के दर्शन के लिए उमड़ने लगे। आपको बताते चले कि भक्तगण माता को नारियल, चुनरी, भोग, प्रसाद और श्रृंगार सामग्री अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक शीश नवा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अधिकारियों और प्रदेश भर के जिम्मेदारों को ये नसीहत देते नजर आते हैं कि किसी भी गरीब की जमीन पर किसी तरह का कोई अवैध कब्जा ना हो या उसकी जमीन पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना हो। अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। ऐसे में दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए। लेकिन बलरामपुर जिले में उल्टी ही गंगा बहती नजर आई। आपको बता दें कि तत्कालीन कल्याण सिंह की भाजपा सरकार में साल 1998 में ग्राम सभा खाकादेई और रामनगर में तकरीबन 3 दर्जन दलित, ओबीसी और निर्धन परिवारों को सीलिंग की जमीन पर पट्टा देने का काम किया गया था, जिससे उनके भरण पोषण में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, वो अपनी जीविका चला सके। लेकिन तब से लेकर अब तक उन दलित और ओबीसी परिवारों को आज तक गांव के मालिक कहे जाने वाले दबंग एहसान खान, मोहसिन खान और महफूज खान ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैं इस समय कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं और आपने इन लोगों का जो हुजूम देखा, वो लोग आज कलेक्ट्रेट पर आए थे, अपनी बातों के लिए एप्लीकेशन दिया है इन लोगों ने। बताया जाता है खाखादेई और रामनगर से आए इन ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मुलाकात की, अपर जिला अधिकारी से मुलाकात की और उनसे अपनी बातों को बताने का काम किया है। बताया जाता है खाखादेई में इस बाबत एक मुकदमा चल रहा है अपर देवीपाटन मंडल के अपर आयुक्त के यहाँ, जबकि रामनगर की ज़मीन बिल्कुल फ्रेश है और उस पर भी कब्जा है। बताया जाता है एहसान खान उर्फ मुन्ना, सलमान उर्फ टीपू और महफूज खान नाम के व्यक्ति ने, जो एक ही परिवार से आते हैं, उन लोगों ने इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है जो सीलिंग से निकली थी और सरकार ने इनके जीवन यापन के लिए इन्हें दिया था।
अधिकतर दलित समाज और ओबीसी समाज से आने वाले इन ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तकरीबन 40 की संख्या होगी इन लोगों की और ये लगातार पिछले 27-28 सालों से दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी सुनवाई तक नहीं करते हैं। बताया जाता है उत्तर प्रदेश में इस समय बुलडोजर सरकार है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो भूमाफियाओं पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की बात कहती है। लेकिन बुलडोजर क्यों नहीं रामनगर और इन जैसे गांवों की तरफ दौड़ पा रहा है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से कब्जा करके इन ग्रामीणों की ज़मीनों को रखा गया है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ ही हमने जब इस मामले पर अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं उस पर जो है अभी एक्शन लिया जा रहा है, एप्लीकेशन मिला है और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि पिछले 27-28 सालों में कार्रवाई को क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया और क्यों इन दलितों के हक की ज़मीन को इन्हें नहीं दिलवाया जा सका। समस्या है साहब कि हम लोगों का कब्जा नहीं मिला था। 27-28 साल के हो गए, कब्जा लिया है हमारे के मोहन बोए बैठाए के और बेचा था वह ला कर घुरियत दिया था लास्ट में यहाँ, मतलब घूस दे दिया था और हम लोगों को सुनवाई नहीं हुआ था कुछ। किस गांव के रहने वाली हैं? रामनगर के। रामनगर में कितनी ज़मीन होगी जिस पर कब्जा कर रखा है? 100 बीघा तक हो गया रहा। कौन कब्जा कर रखा है? सलमान मुन्ना जो प्रधान है। हाँ प्रधान है। प्रधान नहीं थे, कब्जा बहुत दिखावा था, धमकी दिया था कि मार डाला हाथ गोड़ तोड़ जब खेत में हल जाबो तो। अच्छा। हाँ आप लोग जब अधिकारियों के पास आते हैं तो अधिकारी कहा था कि जाओ हो जाए तो पैसा देते तो वहाँ तो हमने का सुनवाई नहीं करते कुछ। अधिकारियों को पैसा मिल जाता है, सुनवाई नहीं करते। हाँ कुछ नहीं। तो ये किसने बताया कि अधिकारियों को पैसा मिल जाता है? अब हमारे जैसे तो हमें कुछ सुनवाई नहीं करते तो कैसे नहीं कहा कि सुनवाई नहीं होता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि अपन हमारी जमीन मिले, हम घर बनाई रही जाए धनिया लहसुन। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के कोमल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पर दलित शिक्षिका ने अश्लील हरकत छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रिंसिपल योगेश शर्मा के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। थाना शहजाद नगर में तहरीर के आधार पर पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के एक युवक ने शुक्रवार की शाम गोंडा में अपने रिश्तेदार की गला रेतकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि वो रिश्ते में उनका साढ़ू लगता था। हत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल घटना गोंडा जिले के इटिया थोक थाना क्षेत्र के गांधी चबूतरा की है। बलरामपुर के देहात कोतवाली के खगईजोत का रहने वाला कन्या 15 दिन पहले अपने रिश्तेदार लालजी के घर गोंडा गया था। देर शाम को अचानक कन्या अपने साढ़ू लालजी को बुलाकर कहीं ले जा रहा था। वहीं घर से 50 मीटर दूर पहुंचने पर कन्या लालजी की धारदार हथियार से गला रेतने लगा। पीड़ित लालजी के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो वो लहूलुहान होकर नीचे गिरा था, जिसके बाद परिजन उसे बलरामपुर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर से लापता हुए बीजेपी नेता को पुलिस ने आखिरकार अयोध्या से सकुशल बरामद कर लिया है। ये मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले बीजेपी नेता राजेश संगल अचानक लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि राजेश पर अत्यधिक कर्जा हो गया था, जिसके चलते वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर फरार थे। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल फोन एक खेत में फेंक दिया और जूते बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश की। मामले में जांच के दौरान पुलिस को लापता बीजेपी नेता के संदर्भ में सुराग मिले और उनकी तलाश शुरू की गई। काफी खोजबीन के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन्हें अयोध्या से बरामद किया है। वहीं राजेश ने पूछताछ में खुलासा किया कि अत्यधिक कर्जा होने के कारण वो एक कदम उठाने पर मजबूर हुए। इस बीच उन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण किया और पुलिस और परिवार से खुद को छुपाने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाए। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को एक कस्बा बुढ़ाना के निवासी व्यापारी राजेश संगल, इनकी थाना बुढ़ाना पर गुमशुदगी लिखी गई थी। गुमशुदगी लिखने के तुरंत बाद इसमें जनपद की एसओजी टीम और थाना बुढ़ाना की जो पुलिस टीम है इसमें बहुत सक्रिय इसमें प्रयास कर रहे थे। हर प्रकार से इसमें सीसीटीवी कैमरा देखना, टेक्निकल सर्विलेंस, और इसमें जो है लगातार पुलिस अपने प्रयास कर रही थी। उनके अथक प्रयास से कल देर रात्रि में राजेश संगल को सकुशल जो है अयोध्या से बरामद कर लिया गया है। जब उन बरामद करने के बाद उनसे बातचीत की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उनका जो है कुछ पैसों का लेन देन था, उनके ऊपर काफ़ी कई लाख का कर्जा उनके ऊपर आ गया था, जिसको लेकर के वो काफ़ी मानसिक तनाव पे थे। इसी मानसिक तनाव को लेकर के वो अपने घर से जो है दुकान का बोल करके निकल गए थे और कहीं ना कहीं परिस्थितियों से भागने के प्रयास वो कर रहे थे। एक के बाद एक अपना हबीबपुर के पास उन्होंने अपना पहले मोबाइल फेंक दिया, फिर जूते फेंक दिए ताकि उनको कोई ट्रेस ना कर पाए।
फिर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल भी भबीसा चौकी के आसपास छोड़ दी और उसके बाद फिर वो बस लेकर के कांडला से मुजफ्फरनगर पहुंचे, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, हरिद्वार से लखनऊ और लखनऊ से अयोध्या। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए का फुल फॉर्म परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ओपी राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि अमेठी कांड प्रेम प्रसंग का मामला है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल कहां है। राजभर ने यह भी कहा कि मुसलमान बोरा भरकर वोट देता है, जबकि सरकार बनने के बाद उसे खाली झोला थमा दिया जाता है। राजभर ने नसरुल्लाह की मौत के बाद यूपी में उसके समर्थन में रैलियों पर कहा कि कोई भी कानून हाथ में लेगा, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होगा, उसके साथ वही सलूक होगा जो कानून कहता है। कि जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ आप लीजिए। आप एप्लीकेशन बनाइए, हमको दीजिए, उस योजना हम आपके घर तक पहुंचाएं। ये उद्देश्य लेकर के हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित को हम समझा रहे हैं कि जब तक आप आगे आओगे नहीं तो योजनाओं का लाभ आप ले नहीं पाओगे। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम पूरे 75 जिले में हम लोग चला रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? अब आपके सामने है। आप पिछड़े दलितों की बात करते हैं, जबकि एक पार्टी के द्वारा पीडीए भी चलाया जा रहा है। पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग पूछिएगा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम है। इस नाते कि जब सरकार बनती है तो बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है, सरकार बनने के बाद उसको खाली झोरा थमा दिया जाता है कि तुम एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, लेकिन तुम समाज के बच्चों को, बेटियों को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बनाने के लिए अपने मुखिया के सामने लड़ नहीं सकते। यही पीडीए का मतलब है। हरियाणा चुनाव में सभी दलों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान है। इसी क्रम में मतदान करने पहुंचे कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग का जो पूरी दुनिया में अपनी निष्पक्षता के कारण और जिस पैमाने पर हम चुनाव पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र में करवाते हैं, उसका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सुचारू रूप से यहाँ की भी और पूरे हरियाणा में हर जगह वो खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। तमाम कर्मचारियों का भी और प्रदेश की जनता का भी, जो आज भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए मैं समझता हूं कि मतदान पर आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कि कितना प्रतिशत मतदान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा पहले से बढ़ चढ़ करके इस बार जो मत प्रतिशत 2019 में था उससे ज़्यादा करेगा। और सिरसा ने हमेशा, सिरसा पार्लियामेंट की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, हमेशा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। कन्नौज में मिशन शक्ति के फेज 5 के तहत छात्राओं को एक दिन की डीएम बनाया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एक दिन की डीएम बन छात्राओं ने सबकी समस्याएं सुनी। जिला कल्याण विभाग के आदेश के बाद जिले की टॉपर छात्राएं डीएम बनाई गई। आपको बता दें कि इंटर की टॉपर छात्रा मुस्कान और सांभवी एक दिन के लिए डीएम बनाई गई। कन्नौज के सदर तहसील में डीएम बनकर दोनों छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्राओं ने यूपीएससी की तैयारी कर अधिकारी बनने की बात कही है। वहीं सांभवी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण कर अच्छा महसूस किया। डीएम ने टॉपर छात्राओं को लेकर कहा कि ये कदम बालिकाओं को आगे बढ़ाने और सशक्त करने में मददगार साबित होगा। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान सुबह से जारी है। पूरे राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई। राज्य के तमाम दिग्गजों ने वोट डाले। इस बीच महम सीट से उम्मीदवार बलराज कुंडू ने मारपीट का आरोप लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी सप्तऋषि। सप्तऋषि, आप बताइए, हरियाणा में इस वक्त क्या चुनावी माहौल बना हुआ है? किस स्तर पर अभी वोटिंग हो चुकी है?
देखिए यूवी हरियाणा विधानसभा चुनाव अगर बात करेंगे तो चुनाव प्रचार अब थम चुका है और आज लगातार सुबह से वोटिंग देखने को नज़र आ रहा है, जहां युवा, बुजुर्ग और महिलाएं लगातार जनादेश दे रही हैं और अपने वोटर का इस्तेमाल सही कर रही हैं। जबकि राज्य में अगर बात करें तो हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख वोटर हैं जो 90 विधायक चुनेंगे और सुबह 7 बजे से लगातार अपने लाइनों में खड़े होकर लगातार वोटिंग कर रही हैं और जो शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगी वोटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 930 प्रत्याशी शामिल हैं और बात करेंगे महिलाएं तो महिलाएं 101 प्रत्याशी खड़ी हैं और बात करेंगे अगर निर्दलीय तो निर्दलीय में 462 प्रत्याशी निर्दलीय भी शामिल हैं। और 2019 की बात करेंगे अगर चुनाव में तो देखा जाएगा कि 67.74% मतदान देखा गया था, जो इस बार चुनाव आयोग को लगा कि इस बार और कुछ बढ़ सकता है तो 75% मतदान देखा गया है। सप्तऋषि, अगर हम बात करें अभी इस वक्त वहां पे कितना मतदान हो चुका है, बूथ स्थलों पे क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, इस पे आपका क्या कुछ कहना है वो भी बताइए जरा। अगर बात करेंगे वोटिंग प्रतिशत की तो सुबह हरियाणा में 11 बजे तक देखा जाएगा तो 22.70% वोटिंग हो चुका है। और अगर शिकायत की बात करें, अगर झड़प की बात करेंगे और शिकायत की बात करेंगे तो विनेश फोगाट की सीट और बूथ कैप्चरिंग की शिकायत देखने को मिला है, जहां पे लगातार झड़प देखने को मिल रहा है रोहतक की सीट पे और भिवानी की सीट पे। और फतेहाबाद में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा धूप अगर है तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा वोटर वहाँ पे बेहोश नज़र भी आए हैं। लोग अपने घरों से सुबह से निकल रहे हैं, लगातार वोट अपने मत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। सप्तऋषि, आप हमें ये भी बताइए कि इस बीच अभी तक सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली है, जो वहां के दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, क्या कुछ उनकी टिप्पणी भी इस चुनाव को लेकर अभी तक आ चुकी है? जी, सियासत की बात करें तो राहुल गांधी ने सुबह ही लोगों से अपील किया है, एक्स के माध्यम से उन्होंने हरियाणा के लोगों से बोला है कि हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में घर से निकलें और घर से बाहर आएँ और अपना सही वोट का सही इस्तेमाल करें। और सीएम की बात करें तो भाजपा के सीएम अगर देखा जाए तो नायब सैनी ने बोला है कि अगर कांग्रेस फिर से आती है सत्ता में तो कांग्रेस का न तो नीयत साफ है और न ही नीति साफ है। अगर कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस एकजुटता दिखता नजर आ रहा है, जो अब पहले था कि एकजुट नहीं थी, अलग अलग लोग गुटबाजी कर रहे थे, लेकिन अब देख रहा है कि साफ नजर आ रहा है कि लोग एकजुट हो चुके हैं। सप्तऋषि, आपका हरियाणा चुनाव से जुड़ी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बाकी हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।